द गुड लाइफ मेथड। जरा सोचिए, क्या हो अगर फिलॉसफी यानी कि दर्शन सिर्फ भारी भरकम किताबों की चीज न होकर एक प्रैक्टिकल गाइड बन जाए। एक गाइड जो हमें एक अच्छी जिंदगी जीना सिखाए। मेगन सुलिवन और पॉल ब्लाश्को की किताब द गुड लाइफ मेथड हमें ठीक यही करने के लिए इंस्पायर करती है। असल में ये किताब उनके बहुत ही मशहूर नोटे डेम यूनिवर्सिटी कोर्स ईश्वर और अच्छा जीवन पर आधारित है, और इसका मकसद है पुराने ज्ञान को आज की मुश्किलों से जोड़ना और हमें एक बेहतर जिंदगी का एक तरह से नक्शा बनाने में मदद करना। तो इस सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम फिलॉसफी को एक प्रैक्टिकल टूल किट के तौर पर समझेंगे। फिर बात करेंगे सच और तर्क की अहमियत की। इसके बाद देखेंगे कि दर्शन को असल जिंदगी में कैसे उतारा जाए। हम जिंदगी के कुछ सबसे बड़े सवालों का सामना भी करेंगे, एक मकसद भरी जिंदगी की बात करेंगे और आखिर में कुछ जरूरी बातों पर गौर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि फिलॉसफी यानी दर्शन आखिर है क्या। देखिए, लेखक हमें साफ साफ बताते हैं कि इसका मतलब कोई भारी भरकम शब्दों का जाल बुनना नहीं है, नहीं, बल्कि इसका सीधा सा मतलब है बेहतर ढंग से जीना सीखना। ये किताब ना क्लासरूम के उन सवालों से शुरू होती है जो हम सब कभी न कभी खुद से जरूर पूछते हैं। सवाल जैसे कि कामयाब होने का असली मतलब क्या होता है, या फिर हम विश्वास और शक के बीच एक बैलेंस, एक संतुलन कैसे बनाएं। और इस सफर को शुरू करने के लिए ये किताब हमसे 3 कमिटमेंट्स या कहिए 3 वादे मांगती है। तो पहला वादा है खुली सोच के साथ सच को खोजने का। दूसरा वादा है एकदम साफ और सम्मानजनक तरीके से अपनी बात रखने का। और तीसरा, जो कुछ भी हम सीखेंगे ना, उसे सिर्फ विचारों तक ही नहीं रखना है, बल्कि उसे अपनी आदतों और लक्ष्यों में भी ढालना है। तो ये 3 वादे ही आप समझ लीजिए इस किताब की पूरी नींव हैं। यही हमें फिलॉसफिकल सोच की ऊंचाइयों से लेकर जिंदगी की कड़वी सच्चाइयों जैसे दुख और अन्याय तक का सफर तय करने के लिए तैयार करते हैं। तो चलिए अब इस सफर के पहले पड़ाव पर चलते हैं और समझते हैं कि सच और तर्क की असली ताकत क्या है। तो पहला चैप्टर एक बहुत ही दिलचस्प किस्से से शुरू होता है। सोचिए, एक क्लास चल रही है जिसमें लेखिका मेगन सुलिवन और उस वक्त के मेयर पीट बुटिजेग के बीच डेमोक्रेसी पर एक बहस हो रही है। और जानते हैं, ये बहस एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर देती है कि क्या हम सच को अपनी सहूलियत के हिसाब से तोड़ मरोड़ देते हैं, और जब बात किसी बड़ी चीज की हो तो हम खुद को धोखा देने से आखिर कैसे बच सकते हैं। यहाँ पे लेखक महान दार्शनिक सुकरात का उदाहरण देते हैं। वो कहते हैं कि सच्ची खोज के लिए ना हिम्मत चाहिए होती है। हमें अपने बायसेस यानी अपने पूर्वाग्रहों को पहचानना होगा। हमें उन सवालों को भी स्वीकार करना होगा जो शायद हमारी मान्यताओं को हिलाकर रख दें। और साथ ही रोजमर्रा की आदतें अपनानी होंगी, जैसे डायरी लिखना या दोस्तों से गहरी बातचीत करना, ताकि हम सच्चाई से हमेशा जुड़े रहें। तो जब हम सच में सच जानने की इच्छा रखते हैं ना, तो हम दरअसल खुद से एक वादा करते हैं। वादा ये कि हम जीवन भर सीखेंगे, भले ही इसके लिए हमें अपनी सबसे गहरी, सबसे मजबूत मान्यताओं को भी क्यों ना बदलना पड़ जाए। अब आता है चैप्टर 2, जो हमें अच्छी तरह से बहस करने की कला सिखाता है। यहाँ लेखक लॉजिकल फैलेसीज यानी तार्किक भ्रांतियों के बारे में बताते हैं। देखिए, ये बातचीत में होने वाली वो बहुत ही आम गलतियां हैं जो किसी भी ईमानदार बहस को पटरी से उतार देती हैं। जैसे एक बहुत कॉमन उदाहरण है किसी की बात का जवाब देने के बजाय सीधे उस इंसान पर ही पर्सनल अटैक कर देना। तो फिर सवाल ये है कि एक अच्छी बहस के मुख्य सबक क्या हैं? पहला तो ये कि अपनी दलीलों और निष्कर्षों को एकदम साफ साफ अलग रखें। दूसरा, अपने हर तर्क को काउंटर एग्जाम्पल यानी दूसरे उदाहरणों से परख कर देखें। और तीसरा, जो कि बहुत जरूरी है, सामने वाले की आपत्तियों को एक लड़ाई की तरह न देखें, बल्कि उससे बात को और गहराई से समझने के एक मौके की तरह देखें। क्योंकि याद रखिए, एक अच्छी बहस का मकसद कभी भी किसी को हराना नहीं होता, बल्कि मिलकर किसी गहरी और नई समझ तक पहुंचना होता है। तो सच और तर्क को समझने के बाद अब चलिए ये देखते हैं कि ये फिलॉसफी हमारी असल जिंदगी में, हमारी डे टू डे लाइफ में कैसे काम आती है। तो चैप्टर 3 है प्यार के बारे में। यहाँ लेखक अरस्तु के एक बहुत ही शानदार विचार का इस्तेमाल करते हैं, जिसे फ्रोनेसिस कहते हैं। इसका मतलब है प्रैक्टिकल विजडम, यानी रोजमर्रा की समझदारी। देखिए, वो कहते हैं कि प्यार सिर्फ एक फीलिंग नहीं है, बल्कि ये एक प्रैक्टिस है। और चाहे वो कोई रोमांटिक रिश्ता हो, परिवार हो या फिर दोस्ती, उन्हें अच्छे से निभाने के लिए हमें उदारता,
निष्ठा और धैर्य जैसे गुणों की जरूरत पड़ती ही है। और इस बात को समझाने के लिए किताब में कई अच्छे उदाहरण भी दिए गए हैं। जैसे मान लीजिए एक कपल है जिनके रिश्ते में करियर को लेकर तनाव चल रहा है, तो वो मिलकर नए लक्ष्य बनाकर इस प्रॉब्लम को सुलझाते हैं। या फिर ऐसे भाई बहन जो जायदाद के किसी विवाद में फंसे हैं, वो एक दूसरे की बात को ध्यान से सुनकर अपने रिश्ते को सुधारते हैं। तो बुद्धिमानी से प्रेम करने का मतलब ही यही है, ये समझना कि हमारे रिश्ते एक तरह की लैब है, एक प्रयोगशाला है, जहां हम उन गुणों को सीखते हैं और विकसित करते हैं जो हमारे कैरेक्टर को, हमारे चरित्र को बेहतर बनाते हैं। अब आते हैं चैप्टर 4 पर, जो है न्याय के बारे में। यहाँ पर ना दो अलग अलग तरीकों की तुलना की गई है। एक है उपयोगितावाद, जिसका सीधा सा मतलब है कि भाई वो काम करो जिससे ज्यादा लोगों का भला हो। और दूसरा तरीका है सद्गुण आधारित नजरिया। ये किसी काम के नतीजे से ज्यादा एक अच्छा कैरेक्टर बनाने पर जोर देता है। तो जब भी हम किसी नैतिक दुविधा में फंसें, तो लेखक एक 3 स्टेप टेस्ट सुझाते हैं। स्टेप 1, अपने इरादों और उसके संभावित नतीजों को तौलें। स्टेप 2, ये सोचें कि आपके काम का समाज के भरोसे पर क्या असर पड़ेगा। और स्टेप 3, ये देखें कि वो काम आपकी अपनी नैतिकता और आपकी पहचान से मेल खाता भी है या नहीं। किताब के लगभग बीच में लेखक इन सभी विचारों को मिलाकर एक गुड लाइफ प्लान, यानी एक अच्छी जीवन योजना बनाने की बात करते हैं। दरअसल ये हमें सिखाता है कि हम अपनी रोजमर्रा की आदतों को अपनी सबसे जरूरी वैल्यूज, जैसे कि आज़ादी, दया या जिज्ञासा, इनके साथ कैसे कनेक्ट करें। और ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है। इस योजना को जर्नलिंग और दोस्तों के साथ बातचीत जैसे तरीकों से लगातार और बेहतर बनाया जा सकता है। तो चलिए अब बात करते हैं जिंदगी के कुछ सबसे बड़े और शायद सबसे मुश्किल सवालों की। सवाल ईश्वर, दुख और मौत के बारे में। चैप्टर 6 ईश्वर के सवाल को उठाता है, और यहाँ पर आस्था को किसी अंधे विश्वास की तरह नहीं देखा जाता, नहीं, बल्कि उसे भी तर्क की कसौटी पर परखा जाता है। किताब में ईश्वर के होने के पक्ष और विपक्ष में पुराने और नए दोनों ही तरह के तर्कों पर बात की गई है। जैसे एक बहुत पुराना तर्क ये है कि भाई हर चीज का कोई ना कोई कारण होता है, तो फिर इस पूरी दुनिया का भी तो कोई पहला कारण होगा और वो ईश्वर हो सकता है। यह किताब हमें अपनी खुद की मान्यताओं को समझने के लिए भी प्रोत्साहित करती है, जैसे ईश्वर में विश्वास करने और न करने के दोनों के कारणों की एक लिस्ट बनाना, या फिर ये सोचना कि विश्वास से हमें एक समुदाय और उम्मीद जैसे आखिर क्या फायदे मिलते हैं। ये सब इसी प्रोसेस का हिस्सा है। इसके बाद चैप्टर 7 बात करता है दुख का सामना करने की। लेखक कहते हैं कि दुख असल में वो आग की भट्टी है जिसमें हमारे विश्वास और हमारे चरित्र की असली परीक्षा होती है। और ये हमें सिखाता है कि मुश्किल से मुश्किल समय में भी हम आखिर कैसे ढूंढ सकते हैं। देखिए, दुख के प्रति हमारी 2 तरह की प्रतिक्रियाएं हो सकती हैं। एक तरफ तो है इनकार करना, कड़वाहट और निराशा में डूब जाना, तो वहीं दूसरी तरफ है हिम्मत से उसे स्वीकार करना, उस दुख से कुछ नया बनाना और दूसरों के दुख में उनका साथ देना। और इससे निपटने के कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके भी बताए गए हैं, जैसे सामाजिक रीति रिवाजों के जरिए अपने दुख को दूसरों के साथ बांटना, ध्यान जैसी प्रैक्टिसेस से अपने मन को शांत करना, या फिर सेवा के कामों से अपने दर्द को दूसरों की मदद करने की ताकत में बदल देना। फिर आता है चैप्टर 8 जो मौत के बारे में है। यहाँ स्टोइक फिलॉसफी की एक बहुत मशहूर प्रैक्टिस की बात होती है, मेमेंटो मोरी। इसका सीधा सा मतलब है इस बात को हमेशा याद रखना कि एक दिन मौत आनी ही है। हाँ, ये सुनने में शायद थोड़ा डरावना लग सकता है, लेकिन लेखक तर्क देते हैं कि मौत की सच्चाई को जब हम स्वीकार कर लेते हैं ना, तो हमारी प्राथमिकताएं एकदम साफ हो जाती हैं और हम एक ज्यादा सार्थक जीवन जी पाते हैं। तो इन सभी विचारों को एक साथ पिरोकर अब किताब हमें एक मकसद भरी, एक पर्पसफुल लाइफ की तरफ ले जाती है। किताब का जो आखिरी हिस्सा है वो सच, तर्क, प्यार, न्याय और जीवन के बड़े सवालों की समझ को एक साथ लेकर आता है। और लेखक एक बहुत ही गहरी बात कहते हैं। वो कहते हैं कि जीवन का उद्देश्य कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे बस खोजा जाता है, नहीं, बल्कि इसे हर रोज अपने सार्थक कामों से गढ़ा जाता है, बनाया जाता है। और इसीलिए किताब हमें अपना एक पर्सनल घोषणा पत्र लिखने के लिए भी प्रेरित करती है, एक ऐसा मैनिफेस्टो जो ये बताएगा कि हम इन सभी फिलॉसॉफिकल विचारों को अपने रोजमर्रा के जीवन में उतारेंगे कैसे। और फिर किताब के एपिलॉग में यानी उपसंहार में अपनी अच्छी जीवन योजना का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए एक बहुत ही प्रैक्टिकल टेम्पलेट, एक खाका दिया गया है।
ये खाका हमारी कई तरह से मदद करता है। जैसे ये हमें अपनी मुख्य मान्यताओं और उन वैल्यूज को पहचानने में मदद करता है जिनसे हम कोई समझौता नहीं कर सकते। ये हमें अपने छोटे और बड़े लक्ष्य तय करने में मदद करता है और साथ ही समय समय पर अपने दोस्तों या मेंटर्स के साथ इस प्लान को रिव्यू करने के लिए भी एक सिस्टम बनाता है। तो चलिए अब इस पूरी चर्चा को समेटते हैं और कुछ अंतिम विचारों और अगले कदमों पर नजर डालते हैं। तो देखिए, द गुड लाइफ मेथड इस एक बात पर सबसे ज्यादा जोर देती है कि अच्छी तरह सोचना और अच्छी तरह जीना, ये दोनों चीजें एक दूसरे से अलग नहीं हैं, ये इनसेपरेबल हैं। ये किताब हमें कोई बने बनाए जवाब नहीं देती, बल्कि ये हमें सवाल पूछने, तर्क करने और जानबूझकर इंटेंशनली जीने का एक तरीका सिखाती है। तो सवाल ये है कि इस सफर को आगे कैसे बढ़ाया जाए। कुछ आइडियाज ये हो सकते हैं, जैसे दोस्तों के साथ एक रीडिंग ग्रुप बनाकर हर चैप्टर पर चर्चा की जाए, या फिर किताब की एक्सरसाइज पर आधारित एक वीकेंड रिट्रीट प्लान किया जाए। और एक मजेदार आइडिया ये भी है कि दोस्तों को कुछ फिलॉसफी चैलेंज दिए जाएं, ताकि इन विचारों को असल में आजमा कर देखा जा सके। क्योंकि आखिर में दर्शन की शुरुआत आश्चर्य से होती है और इसका अंत जीने के ज्ञान पर होता है। तो उम्मीद है कि ये अध्यायवार यात्रा हम सबको एक अच्छे जीवन की खोज के लिए जरूर प्रेरित करेगी।